मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर और पिछले 5 सालों से इंदौर का जो नाम है वो पूरे देश में स्वच्छता में नंबर 1 के लिए जाना पहचाना जाता है। डिजाइन न्यूज़ निकाय की जंग के माध्यम से इंदौर शहर के विकास की तस्वीर जो बखान की जा रही है उसको जानने की, उसकी ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश कर रहा है। इंदौर के विकास में यदि हम पिछले 4 कार्यकाल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की परिषद इंदौर के नगर निगम पर काबिज रही। इंदौर नगर का महापौर होना अपने आप में एक गौरव की बात है और इसी भूमिका को निभाया है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, संगठन महामंत्री रह चुके कृष्ण मुरारी मोघे जी ने। आइए मोघे जी से जानते हैं कि इंदौर के विकास की इबारत जो लिखी गई है उसमें उनका क्या योगदान रहा। जब वे महापौर थे तो किस तरह की चुनौतियां उनके सामने थी और क्या उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इस शहर को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया। मोघे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मोघे जी, सबसे बड़ी बात कि इंदौर नगर निगम का महापौर जैसा दायित्व जब आपको दिया गया, इसे आपने किस रूप में लिया और जब आपने इस दायित्व को संभाला, यहाँ की जनता ने आपको स्नेह दिया, तो क्या विज़न था आपका और क्या आपकी उपलब्धियाँ रहीं कार्यकाल की? देखिए, इंदौर का महापौर बनने के बाद और जो लोगों के बधाई के फ़ोन आए, उन बधाई के फ़ोनों में ही लोगों ने बड़ी अपेक्षा की कि इंदौर एक डेवलपिंग शहर है और इसका विकास होना चाहिए और विकास इस ढंग से होना चाहिए कि यहाँ पे देश के अन्य स्थानों के उद्योग धंधे, बाहर के उद्योग धंधे आ सके। और उस बधाई के माध्यम से ही मेरे को ये ध्यान में आया कि वास्तव में सबसे पहली आवश्यकता है कि इंदौर के अंदर अधोसंरचना ये डेवलप होना चाहिए और प्राथमिकता के आधार के ऊपर मैंने उसके ऊपर काम किया। सबसे पहली बात होती है सुंदरता के लिए कि उसकी सड़कें अच्छी होना चाहिए और इसलिए लगभग 115 करोड़ रुपए की लागत से मैंने फीडर रोड्स का निर्माण किया और उसको लिंक करने के लिए ये 45 करोड़ की लिंक रोड्स बनाई ताकि यातायात सुगम हो सके। और वैसे ही उनकी सुंदरता के लिए लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से ये ग्रीन बेल्ट सिटी, अपने स्ट्रीट लाइटिंग, ये सारी व्यवस्थाएं भी की। और इसलिए जैसा मेन रोडों के लिए किया है वैसे ही चूँकि इंदौर के अंदर बस्तियां बहुत थी तो लगभग 72 करोड़ रुपए की लागत से मैंने इन बस्तियों के अंदर भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, जिसमें से 72 करोड़ रुपए की सड़कें बनाई, सीवरेज लाइन डाली और साथ में पीने के पानी की व्यवस्था की और लाइटिंग भी की। और उसके कारण हम देखें कि जो बस्तियाँ हमारे यहाँ एक गंदगी का साम्राज्य थी वो समाप्त हुआ और आज का आप किसी भी बस्ती में जाएंगे तो आपको आने जाने की में जो सुगमता मिलेगी ये शायद बहुत कम शहरों में आपको देखने के लिए मिलेगी। दूसरी बात होती है कि सीवरेज सिस्टम ठीक होना चाहिए, इसलिए प्राइमरी लाइन जो मेरे पहले से डल रही थी किंतु मैंने उसका वापस सर्वे करवाया और ये ध्यान में आया कि कुछ लाइन का इसमें हमको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे एबी रोड के ऊपर ये लास्ट लाइन थी प्राइमरी लाइन, किंतु जब मैंने लोड लिया तो इंदौर चूँकि आगे बहुत बढ़ गया तो ध्यान में आया कि जो 400 MLD की लाइन हम एबी रोड के ऊपर डाल रहे थे उतना लोड तो हमारा रिंग रोड तक ही आ रहा है और इसलिए मैंने रिंग रोड पे वो पूरी 11 किलोमीटर की सीवरेज की लाइन डाली, सपना संगीता के पीछे लाइन डाली। ऐसा मतलब जहाँ जहाँ आवश्यकता थी उधर प्रजापत नगर, द्वारकापुरी वगैरह वहाँ पे वो नहीं था तो उसको बढ़ाया और सेकेंडरी लाइनें डाली। आज हम देखें कि सीवरेज के सिस्टम के माध्यम से बहुत कुछ निजात ही मिलती है। वैसे ही इंदौर जिस बात के लिए प्रसिद्ध था, क्लाइमेट के लिए, किंतु क्लाइमेट का ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो बैलेंस बिगड़ रहा था तो हमारे यहाँ 44-45 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच रहा था और इसलिए मैंने सारे पुराने तालाबों को जिंदा किए, वहाँ पे ग्रीनरी लगाई और ये सारी जो ग्रीनरी लगाई इसमें अधिकतम PP मॉडल पे जन सहयोग पे, इसमें हमने पेड़ नहीं खरीदे, लोगों ने पेड़ ला के वहाँ पर लगाए और आज वो पूरे ग्रीन है और जिसके कारण आज वापस इंदौर का टेम्परेचर 41 डिग्री से ऊपर सामान्यतः नहीं जाता। और वैसे ही जो जल स्तर हमारे यहाँ पे प्रति वर्ष लगभग 5 फीट गिर रहा था, रेड
अलर्ट जोन था इंदौर, तो जो वाटर हार्वेस्टिंग किया उसका परिणाम ये हो गया कि आज जल स्तर, जो ज़मीन का स्तर गिर रहा था, वो गिरना बंद हो गया। तो इस प्रकार की जो आवश्यकताएं रहती है प्रारंभिक, उन सारी आवश्यकताओं के ऊपर ही मैंने 5 वर्ष में काम किया। पानी तीसरी आवश्यकता है। आज आप देखें कि इंदौर के अंदर जो मापदंड है आदर्श कि 135 लीटर पानी एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, आज उस हिसाब से पूरा पानी इंदौर के अंदर आ रहा है। अभी मेरे से किसी ने प्रश्न किया कि इतना पानी होने के बाद में टैंकर, तो वो कुछ मैनेजमेंट की बात हो सकती है जिसके ऊपर हम आगे विचार करेंगे कि वो ठीक हो जाए, किंतु पानी ये पर्याप्त मात्रा में इंदौर के अंदर है। और इसका परिणाम है कि आज उद्योगों के क्षेत्र में, क्योंकि ये अगर निगम के द्वारा अधोसंरचना का विकास नहीं होगा तो उद्योग भी नहीं आएंगे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि टीसीएस भी जो आया, उसने पहले इंदौर नगर निगम के साथ में एग्रीमेंट किया, तब उन्होंने स्वीकृति दी और गवर्नमेंट के साथ में एग्रीमेंट किया। इसलिए आज इस विस्तार को किया जाना चाहिए। ये अधोसंरचना की जो आवश्यकता है, क्लाइमेट को सुधारने के लिए जो आवश्यकता है, और मैं समझता हूँ कि इस बार का जो हमारा दृष्टि पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है, उसमें ये सारी बातें आने वाली है। और 21,000 करोड़ रुपए का बजट भी उन्होंने इस शहरी विकास के लिए, उसमें केवल इंदौर नहीं तो जितने भी शहर हैं उसके लिए अलग से वो प्रावधान बजट के अंदर करने वाले हैं। और ये विकास इंदौर के अंदर होगा तो इंदौर आर्थिक रूप से भी सक्षम होगा। यहाँ के विद्यार्थियों को जो आज पढ़ने के बाद में बाहर नौकरी के लिए जाना पड़ता है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उद्योग हम बुलाने से नहीं आएंगे। वो अगर वायबल होते हैं, उनको जो सुविधाएं चाहिए वो मिलती है, तो उद्योग आएंगे। और उद्योग आएंगे तो हमारे यहाँ के भी पढ़े लिखे बच्चों को और से लगा के मजदूर तक को भी उसमें काम मिलेगा। बिल्कुल, एक संक्षिप्त में बताया मोगी जी ने कि कैसी उनकी यात्रा रही और किस तरह के काम उन्होंने किए। वाकई डार्क जोन में था, वाटर लेवल, सीवरेज को लेकर किसी ने 1920 के बाद से कोई प्लानिंग के साथ काम नहीं किया था, वो काम उन्होंने फिर से कराया, दोबारा से उसका सर्वे करवा के। कैलाश जी ने बॉन्ड सड़क बनाई और जननी का प्रोजेक्ट उमा शशि शर्मा जी के कार्यकाल में आया। एकमात्र आपका ऐसा कार्यकाल था कि केंद्र की कोई बड़ी योजना नहीं थी, राज्य की कोई बड़ी योजना नहीं थी। ऐसे में इतने बड़े कामों को करना, तो उसके लिए फंड जुटाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आपने क्या यूएसपी ऐसी लगाई, आपका क्या ऐसा सोर्स था कि लोन के अलावा आपने संसाधन कैसे जुटाए? नहीं, आर्थिक प्रबंधन इसको मैंने ठीक किया, और आप देखेंगे कि 5 वर्ष के अंदर मैंने किसी प्रकार का भी कोई कर्ज नहीं दिया, पहली बात। दूसरी बात, मैंने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। केवल जो हमारा रेवेन्यू आता था उस रेवेन्यू को बढ़ाने का प्रयत्न किया। और मात्र मैं जब बना तो लगभग 1.5 लाख लोगों से टैक्स आता था, हाउस टैक्स। मैंने कहा कि यह संख्या हमको 3 लाख के ऊपर ले जाना है, और मैं उसको 3 लाख के ऊपर ले गया। तो उसके कारण हमारा रेवेन्यू बढ़ा, और पैसा ये ठीक स्थान के ऊपर ठीक ढंग से खर्च हो, इस पे मैंने बहुत बारीकी से ध्यान दिया। और परिणाम ये है कि इतना सारा डेवलपमेंट करने के बाद में कोई कर्ज नहीं लेना पड़ा, कोई कर्ज इंदौर के ऊपर नहीं रहा। और मैंने जिस समय इंदौर नगर निगम से मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ, तो केवल जो एडीबीपी का लोन था 41 करोड़ रुपया साल की उसकी किस्तों, उसके अलावा कोई देनदारी बाकी नहीं थी। और उस समय जेएनएनयूआरएम का कुछ पैसा जरूर जो प्रोजेक्ट चल रहे थे उसका हमको मिला, और उसमें योजना ये थी कि 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, 30% स्टेट गवर्नमेंट देती थी, और 20% हमको मिलाना रहता था। जो यशवंत सागर का डेवलप एक्सपेंशन वो किया, एक्सपेंशन किया, उसका गहरीकरण करके उसको वो किया, क्योंकि वहाँ से जो 18 MLD पानी मिलता था वो हम 40 MLD के ऊपर ले गए, वो उस योजना के अंतर्गत हुआ। जो हमने मल्टी लेवल पार्किंग बनाए वो उस योजना के अंतर्गत किए। ऐसे कुछ कामों के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट से हमको सहयोग मिला,
उसके द्वारा ये डेवलपमेंट हुई। आपने अपनी चर्चा की शुरुआत में कहा कि कई फ़ोन आपके पास आए थे और जनता की अपेक्षाएं थी, जन भावनाएं थी, और वाकई भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जिस तरह की आपकी उपस्थिति है, जो मान सम्मान आपका है, लेकिन मोगे जी ये देखने में आता है कि नगर निगम करप्शन से मुक्त नहीं हो पाया, भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो पाया। कई बड़े लोकायुक्त की रेड बाद में वहाँ पर रही, तो आपके रहते भी वो भ्रष्टाचार का जो सिस्टम है वो ठीक नहीं हो पाया। क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने आखिरकार जो डेवलपमेंट इतना किया, कर्जा नहीं दिया, टैक्स नहीं बढ़ाया, तो ये पैसा कहाँ से आया? ये तो विचार करना चाहिए। तो उसका मतलब ही ये है कि जो पैसा था वो जिस काम के लिए था उस काम में लगा। तो आपके जाने के बाद वो सिस्टम कोलैप्स हो गया? मेरे कार्यकाल में लगभग 16 करोड़ की लागत से भवनों का निर्माण किया, और ऐसे स्कूल भवन बने हैं कि आप उसको की तुलना ये प्राइवेट स्कूल भवन से कर सकते हैं। बिल्कुल। मल्हार आश्रम का आप देख लीजिए, सिंधी कॉलोनी का देख लीजिए, मतलब ये राज मोहल्ले वाला स्कूल देख लीजिए, जिस स्तर से बना है। इतना ही नहीं, तो जो गवर्नमेंट स्कूल की हालत सुधरे, उसके अंदर बिजली के कनेक्शन नहीं थे। बिजली के कनेक्शन निगम ने किए, क्योंकि उनके पास उसको बिजली का बिल भरने के लिए कोई प्रावधान ही नहीं था। उसके बिजली का बिल ये निगम भरता है, और पंखे और ट्यूबलाइट ये लोगों से मैंने डोनेट करवाए। कुछ संस्थाओं ने दिया, आज हर स्कूल के अंदर पंखे है, लाइट की व्यवस्था है। तो ये सारा जो खर्च किया तो कहाँ से हुआ? और इसलिए उसका मतलब ही है कि जो आर्थिक प्रबंधन किया, और ये मैं नहीं कह रहा, तो वर्ल्ड बैंक ने आर्थिक प्रबंधन में शुचिता और बहुत पारदर्शिता लाने के लिए इंदौर नगर निगम को उस समय अवार्ड दिया है। बिल्कुल। ठीक है ना? और इसलिए करप्शन नहीं रुका, ये सवाल नहीं। क्या कसक बाकी रह गई कि अगर आपको ये समय मिलता या आप कुछ करना चाहते थे और बेहतर करना चाहते थे जो नहीं कर पाए? नहीं, ऐसा है, देखिए कि विकास का कोई अंत नहीं। मैंने जिन लाइनों के ऊपर काम किया था, आने वाले ने उसको आगे बढ़ाया, और ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। एक कार्यकाल में पहली बात ये कि जितनी भी योजना है वो सब पूरी नहीं हो सकती। दूसरी बात ऐसी कि 5 साल का कार्यकाल ऐसा रहता है कि जिसके बाद में नई अपेक्षाएं भी उठेंगी, नई आवश्यकताएं भी उठेंगी। इसलिए तो सतत चलने वाली वो है, प्रक्रिया है। मगर बेसिक चीज़ इंदौर को क्या चाहिए, सामान्यतः मेरा सारा कंसंट्रेशन उस बात के ऊपर था, और उन चीज़ों को ही मैंने अपने हाथ में लिया। संगठन में आपने काफ़ी काम किया है, लोगों से आपका जुड़ाव रहा है, कई महत्वपूर्ण दायित्वों को आपने निभाया है, जनप्रतिनिधि के तौर पर भी और एक नागरिक के तौर पर भी। लेकिन इस बार जो इस शहर को एक प्रयोगात्मक शहर बना दिया गया है, जो आपने उम्मीदवार इस बार भारतीय जनता पार्टी ने शहर को दिया है, उनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, तो कैसे वो जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतर पाएंगे? ऐसे में जब हम तेज़ी से अग्रसर हैं, क्या लगता है कि उनकी जो राजनीतिक क्षमता है उसका वे दोहन कर पाएंगे, या उनको लाभ मिल पाएगा, या उनको अनुभव लेने की आवश्यकता है, या जल्द ये प्रयोग किया गया है, ऐसा मानेंगे आप? नहीं, प्रयोग नहीं। देखिए, आज जिस प्रकार विशेष रूप से निगम के काम में टेक्नोलॉजी लाने की आवश्यकता है, मॉडर्न उसके ऊपर चलने की आवश्यकता है। आदमी वो बहुत होशियार है, ब्रिलियंट है, और इसलिए उन सारी बातों को लाने में वो सफल होंगे, एक बात। दूसरा, ऐसा नहीं है कि उनका सार्वजनिक जीवन नहीं। आखिरकार बाल्यकाल से वो विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे, उस विद्यार्थी परिषद का काम किया, वो पूर्णकालिक करके उस समय गुवाहाटी में, आसाम में गए। तो सामाजिक कामों का अनुभव नहीं है, ऐसा नहीं। और कुछ बातें तो ऐसी रहती है कि जब वो उस पद के ऊपर आएंगे तो निश्चित रूप से उनकी जो इंटेलिजेंसी है उसके कारण उसको बहुत जल्दी पिकअप करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास। इंदौर की जनता यदि पुष्यमित्र भार्गव जी को आशीर्वाद देती है और वो इस नगर निगम के महापौर बनते हैं, तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे? किन चीज़ों को उनको प्राथमिकता रखना चाहिए उस काम को आगे बढ़ाने के लिए? जैसा आपने जब पदभार संभाला था तब आपके समक्ष कुछ नई चुनौतियां थीं, आपने उसको और बेहतर किया, उसके बाद के महापौर ने उसको और आगे बढ़ाया, तो आप क्या अपेक्षा करेंगे कि इस चीज़ पर उनको पहले प्राथमिकता के साथ फोकस करना चाहिए? नहीं, इस बार
कि घोषणा पत्र में हमने उन चीज़ों को दिया है, पहली बात। और दूसरी बात, जो मुख्यमंत्री जी ने दृष्टि पत्र दिया है, मैं समझता हूँ वो बड़ा समग्र है, इंदौर की आवश्यकताओं के हिसाब से बड़ा परफेक्ट भी। उसको क्रियान्वित करने के लिए महापौर जी पूरा ध्यान देंगे और वो क्रियान्वयन होगा तो बहुत उसका अंतर इंदौर के डेवलपमेंट में आएगा, ये मेरे को लगता है। तो ये थे पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे जी, जिन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में न केवल हमें जानकारी दी बल्कि विस्तार से तमाम उन पहलुओं को बताया जिसे लेकर इंदौर नगर की आज जो पहचान है उसमें उनका क्या योगदान रहा। वाकई आर्थिक प्रबंधन की यदि हम बात करते हैं तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी। और सबसे बड़ी बात, जो सीवरेज लाइन एक किसी ने भी फोकस नहीं किया था, उसे लेकर भी मोघे जी ने काफ़ी अच्छा कार्य किया। जहाँ तक बस्तियों का सवाल है तो बस्तियाँ वाकई ये माना जा सकता है कि कृष्ण मुरारी मोघे जी के कार्यकाल की ही देन कही जा सकती है कि जो बस्तियाँ आज साफ़ सुथरी नज़र आती है तो उसमें उनका बड़ा रोल रहा। जिसे ये कहा जा सकता है कि जो पहले महापौर थे 4 कार्यकाल की अगर हम बात करते हो, कैलाश जी ने एक ग्राउंड तैयार किया, उमा श्री शर्मा ने उसके अंदर थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाया और मोघे जी ने मूलभूत सुविधाओं की ओर उसकी तरफ ध्यान देकर जो आज हम क्लीन सिटी बन रहे हैं, आज स्वच्छता में जो अगर हमारा नंबर 1 अगर लगा है कहीं ना कहीं, तो उमा शशि जी ने जहाँ गार्डन ठीक किए तो बस्तियों को संवारने का काम, सीवरेज सिस्टम को संवारने का काम कृष्ण मुरारी मोघे जी ने किया। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सौरभ पंवार के साथ आशीष जोशी, डिजियाना न्यूज़, इंदौर।